क्योंकि उसी के बाद आप समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल थियरी का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का क्या मतलब होता है, लिबरल ट्रेडिशन क्या है। आगे फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर वो नहीं समझेंगे और वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। तो लेट्स बिगिन विद मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। तो देखिएगा, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन जो है वो मेजर स्कूल ऑफ क्रिटिक है पॉलिटिकल थॉट में। 19th सेंचुरी में ये डेवलप की गई थी या फिर इंट्रोड्यूस की गई थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। ये तीन मेजर डिसिप्लिन में मतलब रोल प्ले करती है, जिसमें से एक इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल प्रोग्राम है और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल क्रिटिक है ये ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी की। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मार्क्सिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है, या फिर कह सकते हैं मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है रशियन रेवोल्यूशन में, जो कि हुआ था रशिया या फिर यूएसएसआर आप कह सकते हैं, जिसे हम मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के नाम से जानते हैं। आप व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के बारे में पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं कि किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 का, आपने अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा। एंड इसने कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन है उसने इंस्पायर किया था बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ऑफशूट्स को, जो कि मतलब कि लेड किए गए थे लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा, माओ डिजोंग के द्वारा चाइना में एटसेट्रा। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इट डिवाइडेड द ग्लोब इनटू 2 कैंप्स। तो मार्क्सिज्म के कारण क्या हुआ था, पहले क्या था, लिबरल ट्रेडिशन था। तो लिबरलिज्म का क्या हुआ कि जो लिबरल ट्रेडिशन था वो ही सर्वोपरि माना जा रहा था। तो अब यहाँ पर मार्क्स आए, मार्क्स ने बोला कि लिबरल ट्रेडिशन जो है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास का ही फायदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वॉर स्टार्ट हो गई, वो आइडियोलॉजिकल वॉर थी जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। वो आइडियोलॉजिकल वॉर किसके बीच थी, यूएसएसआर और यूएसए के बीच। तो यहाँ पर वेस्टर्न जो कंट्रीज थी वो कैपिटलिज्म यानी कि लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। ऑन दी अदर हैंड मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड कंट्री थी जिन्हें यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या फिर यूएसएसआर, हाल ही में उसे रशिया के नाम से जाना जाता है, वो सोशलिज्म या फिर मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उससे प्रभावित थी। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड हिज थियरी ऑफ हिस्ट्री इन हिज लैंडमार्क वर्क अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1870। अब यहाँ पर देखिएगा, आपके जो असेसमेंट होंगे वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये XYZ बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मैंने बुक्स को भी मेंशन किया है अपने नोट्स में, तो आप डेफिनेटली वो लिखते जाइएगा, स्पेसिफिकली बुक और उनके ऑथर को लिखिएगा। तो देखिएगा कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से अपनी जो मार्क्सिस्ट थियरी है वो फॉर्मुलेट की है और कौन सी बुक में की है। उन्होंने अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1870 में लिखी गई थी उनके द्वारा बुक, उसमें अपनी ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है या फिर पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसके बारे में चर्चा की थी। Marx proved that human history is not driven by abstract ideas but by material and economic realities। तो मार्क्स का मानना था, देखिएगा जब हम प्लेटो पढ़ते हैं तो प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि whatever is real that is idea, कि जितना भी सत्य है और अटल सत्य है जिसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता वो क्या है, आइडिया, जिसे हम देख नहीं सकते और जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जब मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं तो मार्क्स क्या बोलते हैं कि आइडिया एक एब्स्ट्रैक्ट है, आइडिया होता ही नहीं है, जितना भी हम दुनिया में देखते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज है। मटेरियलिस्टिक चीज एक कहाँ से आती है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर किसकी हो रही है, सिर्फ वो हो रही है कैपिटलिस्ट की, बोर्जुआ क्लास की हो रही है, और जो वर्किंग क्लास है वो यहाँ पर गरीब होती जा रही है। तो मार्क्स जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों से कंपेयर करते हैं लोगों को। यहाँ पर हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइड किया जाता है मार्क्स के द्वारा लोगों को। इन द सोशल प्रोडक्शन दैट मैन कैरी ऑन they enter into definite relation that are indispensable and independent of their will, relations of production which corresponds to a definite stage of development of their material forces of production। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि सोशल प्रोडक्शन में क्या है, मैन जो है वो कैरी करता है और वो अपने सोसाइटी के लिए मतलब कि प्रोडक्शन करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन मान लीजिएगा, वो बिजनेसमैन किसके प्रॉफिट के लिए काम करेगा, वो खुद के प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो बेसिकली मार्क्स इसी पर अपनी जो थियरी है वो घुमाते रहते हैं। द टोटल ऑफ दीज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी द रियल फाउंडेशन ऑन विच अराइजेज अ लीगल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि देखिएगा कार्ल मार्क्स जो है वो
जो सोसाइटी है या स्टेट है उसे दो भागों में बांटते हैं। एक है सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन एक है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू। ओके, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स यही बोलते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक ब्लॉक है। वो दो हिस्टोरिक ब्लॉक कौन से? पहला है इकोनॉमिक बेस। इकोनॉमिक बेस मतलब कि क्या है? द एब्सोल्यूट फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। की भाई ये फाउंडेशन है, ये इकोनॉमिक ब्लॉक जो है या फिर इकोनॉमिक बेस जो है वो फाउंडेशन है। अब यहाँ पर फाउंडेशन क्या है? यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन लेबर है, यूज किया जा रहा है किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? बिजनेसमैन मजदूरों को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। फिर आता है एक सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में क्या है भाई? स्टेट है, पॉलिटिकल पार्टी है, कल्चर है, रिलीजन है, इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है। तो ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। और किस पर आधारित है? ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर आधारित है। कार्ल मार्क्स का ये बेसिक सा मानना था। और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर किस तरीके से कार्य करेगा, क्या करेगा, एक्सेट्रा। Therefore, an individual's social consciousness, belief, and political position do not create their material reality. Rather, their material economic position, that is their class determines their consciousness. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं मार्क्स बोलते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हो, आपके बिलीफ कितने शक्तिशाली है, आप कितने कॉन्शियस हो किसी चीज को लेकर, आपकी क्या पोजीशन है, ये डिटरमाइन नहीं करेगा आपकी मटेरियल रियलिटी को। रादर देन कि आप किस क्लास से हो, आप वर्किंग क्लास से हो, आप मिडिल क्लास से हो, या फिर आप रिच क्लास से हो, जिसे बोर्जुआ कहते हैं मार्क्स, तो वो डिटरमाइन करेगा कि आप कितने पावरफुल हो, कॉन्शियस हो। मार्क्स फेमसली डिक्लेयर्ड इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो that the history of all hereditary existing society is the history of class struggle। तो मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये बताया था कि ये जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। आप प्रिमिटिव सोसाइटीज को देखिए कि भाई प्रिमिटिव सोसाइटीज इन द सेंस, आपने वो मेंटोस वाली एड देखी होगी ना, कि लोगों को कोई पड़ी ही नहीं थी कि वो कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। एक सोशलिस्टिक या कम्युनिस्ट सोसाइटी हुआ करती थी जहाँ लोग जंगलों में रहा करते थे, उनको शिकार करना था, खाना था, सोना था। उनको नहीं मतलब था कि उनके पास आईफोन है या आईपैड है या नहीं है, या फिर किसके पास कौन सा बड़ा बेंगलो है या फिर फ्लैट है, एक्सेट्रा। इनको सिर्फ अपना जीवन यापन करना था, और ये थोड़ा खाकर भी अपना जीवन यापन कर लेते थे। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि जहाँ से ये क्लासेस बनना स्टार्ट हुई कि भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, तो वहां से एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। कार्ल मार्क्स का ये मानना था। हिस्ट्री प्रोग्रेसेस थ्रू अ डायलेक्टिकल प्रोसेसेस मूविंग फ्रॉम थेसिस एंड एंटीथेसिस टू अ न्यू सिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है? आगे ऐसे बढ़ती है कि भाई मान लीजिएगा मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा कि भाई XYZ इज दिस। अब यहाँ पर इसका विरोध किया गया कि नहीं भाई XYZ इज नॉट इक्वल टू ABC। ये यहाँ पर एंटीथेसिस आ गया, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया। अब इन दोनों को मिला के जो हमारे पास मतलब कि एक बोलते हैं ना क्रीम आएगी ना, उसे सिंथेसिस बोलते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि हिस्ट्री इज ए प्रोग्रेस थ्रू विच डायलेक्टिकल प्रोसेस, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, ड्रिवन एंटायरली by the conflict between oppressing class who owns the means of production and the oppressed class, the workers. Marx tracked this class struggle across distinct historical age। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्क्स का कहना था कि डायलेक्टिकल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन जब डायलेक्टिकल प्रोसेस एक वर्किंग क्लास और एक ओनर क्लास के बीच होगा तो डेफिनेटली जो वर्किंग क्लास है वो हार जाएगी। यहाँ पर इनका ये मानना था। तो देखिएगा ये एक हिस्टोरिकल मैंने चार्ट लगा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, बात करते हैं एलियनेशन की। एलियनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एलियनर। एलियन का मतलब क्या है? आपने हमेशा एलियन के बारे में सुना होगा। एलियन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है जिन्हें आप जानते नहीं है, जिनके बारे में आप परिचित नहीं है। ओके, तो मीनिंग टू रिमूव और टेक अवे, मतलब एलियनेशन का क्या मतलब है? मान लीजिएगा आप एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में आप कुछ ऐसा करते हैं जहां से आपको मतलब कि उस सोसाइटी से रिमूव कर दिया है, या फिर आप कुछ राइट है वो
ले लिए गए हैं, अब आप बिना राइट के हैं, तो आपको एलिएनेट कर दिया है उस सोसाइटी से। इन हिज फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स यूज्ड द जर्मन टर्म एंथ्रीफ्रेमडंग, जिसका मतलब है estrangement, to describe how a class stratified capitalist society completely detaches human being from their natural human essence, species being। मतलब कि अब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या है, वो अपनी अमीरी के हिसाब से स्ट्रेटिफाइड हो गया, वो एक अलग ही ऊपर की लेयर में चला गया। तो यहाँ पर मार्क्स बोलते हैं कि जो नेचुरल ह्यूमन एसेंस था या फिर स्पीसीज बीइंग थी कि भाई सभी होमोसेपियंस हैं, वो अब यहाँ नहीं देखने को मिलता। अब यहाँ देखने को मिलता है कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, कौन वर्किंग क्लास से है, कौन लेबर क्लास से है, कौन मिडिल क्लास से है, कौन अपर मिडिल क्लास से है, कौन लोअर मिडिल क्लास से है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन हो गया है लोगों का। अंडर कैपिटलिज्म वर्कर्स आर स्ट्रक्चरली कंपेल्ड टू सेल देयर फिजिकल लेबर। अब यहाँ पर मार्क्स क्या बोलते हैं कि कैपिटलिज्म, हिंदी में इसे पूंजीवाद बोलते हैं। तो पूंजीवाद में क्या हुआ है कि भाई जो मजदूर है, जो लेबर है, वो अपना फिजिकल लेबर सेल कर रहे हैं, किसको, टू द बोर्जुआ मतलब कि कैपिटलिस्ट को अपने सर्वाइवल के लिए। कि भाई अगर वो मतलब मान लीजिए एक मजदूर है, किसी भट्टे में कार्य करता है, ईंट के भट्टे में कार्य करता है, वो 8 से 9 घंटे कार्य करता है और उसे 500 से 600 रुपए मिलते हैं, इससे भी कम मिलते हैं शायद, तो उसे 500 से 600 रुपए मिलते हैं। अब ये इतना अमाउंट दिया जा रहा है उस मजदूर को जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए, वो सरवाइव कर पाए। उसे अगर ज्यादा दे दिया जाएगा तो वो अगले दिन लेबर नहीं करने आएगा। तो ये किसके लिए हानिकारक है, ये बोर्जुआ क्लास यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास के लिए हानिकारक है। सो यहाँ पर मार्क्स का ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास या फिर बोर्जुआ क्लास जो है वो लेबर को उतना ही देती है जिससे कि इनका पेट भर जाए एक दिन के लिए, ताकि अगले दिन वो उठकर अपने आप काम पर आए। अगर वो काम पे नहीं आएंगे तो इनका जो काम है वो ठप हो जाएगा। इन डूइंग सो देयर लेबर लूजेस ऑल पर्सनल मीनिंग एंड बिकम्स अ मेयर टूल फॉर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर क्या है, तो सर्वाइवल के लिए क्या करेगा एक व्यक्ति की, आज तो खाना खा लिया, अब कल का भी मुझे सोचना है, कल क्या और कैसे खाऊंगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति अगले दिन भी उसी काम पर जाएगा और वहां पर क्या करेगा, वो अपनी पर्सनल जो मीनिंग है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, वो ही और शी कैन बी अ मदर और अ फादर, अ ब्रदर और अ सिस्टर और एनीथिंग एल्स, वो इन पर्सनल मीनिंग को भूलकर वो सिर्फ कहाँ पर है, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट प्रोवाइड करवाने के लिए अपना जो लेबर है, फिजिकल लेबर है, वो प्रोवाइड करवा रहा है ताकि वो दोबारा सर्वाइवल मोड में आ सके और सर्वाइव कर सके अपने आप को, अपनी फैमिली को। और यहाँ पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसके पास जा रहा है, यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके पास। मार्क्स आइडेंटिफाइड 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिनेशन। तो मार्क्स ने 4 तरीके के स्ट्रक्चरल एलिनेशन की बात की है। उसमें है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, द वर्कर हैज जीरो ओनरशिप और कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस। अब कोई कार है, ओके, एक कार अब यहाँ पर प्रोड्यूस की गई, मान लीजिएगा कार के टायर है वो किसी और लेबर ने बनाए, कार का जो बोनट है या फिर डिक्की है वो किसी और लेबर ने बनाई, स्टीयरिंग किसी और लेबर ने बनाई, चेयर किसी और ने बनाई। पर एट द एंड यहाँ पर क्या होगा, जो कार बनी थी उस कार पर क्या आएगा, XYZ कंपनी का नाम। यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि भाई टायर इस लेबर के द्वारा बनाए गए, डिक्की इस लेबर के द्वारा बनाई गई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा यानी कि कैपिटलिस्ट का नाम आएगा। तो यहाँ पर सिंपली मार्क्स ये बताना चाहते हैं कि भाई जो लेबर, फिजिकल लेबर जो प्रोवाइड करता है, जो अपना हार्डवर्क करता है, उसका ही नाम नहीं होता। यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो एलिनेट कर देते हैं उसके लेबर को, उसकी मेहनत को सिर्फ कुछ चंद वेजेस देकर, कुछ चंद पैसे देकर। The product of their labor becomes an alien entity that belongs entirely to the capitalist। वो मैंने बताया ना कि एक कार बनाई किसी और ने, मतलब मैकेनिक्स और थे, इंजीनियर्स और थे, उसको असेंबल करने वाले लोग अलग थे, उसको उठाकर ट्रक में भेजने वाले लोग अलग थे, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग अलग थे। लेकिन कंपनी का नाम यहाँ पर आ गया। मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर XYZ के थ्रू मैं बताऊंगा कि भाई XYZ कंपनी का नाम आ गया। बनाने वाले थे ABCDEFGHIJ के, पूरी ही आपने काउंटिंग को हटाकर सिर्फ XYZ का नाम लिख दिया कि भाई
सिर्फ XYZ ने ही इसे प्रोड्यूस की है। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पर डेफिनेशन दी जाती है एलिनेशन की पहली मार्क्स के द्वारा। फिर आती है बात एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? द वर्क एक्टिविटी इटसेल्फ इज अनफुलफिलमेंट। द वर्कर बिकम्स अ mere automated cog in a vast machine experiencing labor as a glowing core rather than a creative expression of life। अब देखिए, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कार बना रहा है, वो डेली आता है, वही सेम प्रोसेस करे जा रहा है। उसके अंदर कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं रही, उसके अंदर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्रिएटिवनेस नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो एक ही काम बार बार कर रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पर ऑटोमेटेड कॉक के रूप में मार्क्स बताने की कोशिश कर रहा है। आपने ये देखा होगा ना कि कोई मशीन जो चलती है उसमें ऐसे करके कोई होता है, मैंने करेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन ऐसे एक कॉग होता है जो मतलब टायर जैसा होता है लोहे का, तो चलता है, तो जैसे ये चलेगा तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं ये। तो उसी तरीके से बताया मार्क्स ने कि एक ह्यूमन जो है वो एक कॉग बन के रह गया है। ऐसे होता है कॉग जो सिर्फ अपने मतलब कि जो प्रोसेस है उसी में घूमता जा रहा है, उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए उसी लूप में फंसा पड़ा है। फिर थर्ड आता है एलिनेशन फ्रॉम स्पीसीज बीइंग। स्पीसीज बीइंग मतलब कि यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेटिफिकेशन हो गया कि भाई एक लेबर है, फिर एक इंजीनियर है, देखिएगा लेबर सबसे ज्यादा पुअर क्लास से आ रहा है, वर्किंग क्लास है, फिर आता है इंजीनियर जो कि मिडिल क्लास है, देन आता है कैपिटलिस्ट जो कि उसके पास तो बहुत सारी मतलब कि चीजें हैं, रिसोर्सेज है, पैसे है, सब। कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉयज दिस स्पिरिचुअल एसेंस टर्निंग ह्यूमन लेबर इनटू प्रिमिटिव एनिमलिस्टिक सर्वाइवल मैकेनिज्म। अब कैपिटलिज्म ने क्या कर दिया कि भाई ह्यूमन का जो नेचर था, क्रिएटिव नेचर था, उसे खत्म कर दिया है और उसे सिर्फ सर्वाइवल मोड में रख दिया है कि भाई आए, कमाए, खाए, सो जाए, दोबारा आए, कमाए, खाए, सो जाए। तो उसी सर्वाइवल मोड में उसे रखा है, मार्क्स का ये मानना था। फिर बात आती है फोर्थ जो मैकेनिज्म है, एलिनेशन फ्रॉम अदर ह्यूमंस। अब यहाँ पर एलिनेशन फ्रॉम अदर ह्यूमन कैसे? देखिएगा, मैं आपको एक ब्रूटल रियलिटी बताता हूँ। अक्सर आप अपने आसपास में कुछ लोगों को देखते होंगे, कोई ऐसा मजदूर जो फैक्ट्री में कार्य करता है। आप पाएंगे कि 90% जो मजदूर हैं वो जब घर जाते हैं ना शाम को, तो वो अपने साथ वाइन लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पूरे दिन की थकान थी ये उतारने का इनको एक जरिया मिल गया है कि इसको मतलब पिएंगे एंड देन हम अपनी थकान को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर एक ब्रूटल रियलिटी है लेबर मार्केट की ये, कि कहीं ना कहीं ये भी कैपिटलिज्म के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो मजदूर है उसे इतना गम ना रहे। ये कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि वाइन या फिर ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेने के बाद पता नहीं कैसा होता है। I have never tried it and nobody should try this because these destroys families, relation and a man or a woman. So never ever touch these kind of intoxicating products. Okay? तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो ह्यूमन है उनको ही एक दूसरे से अलग कर दिया बिकॉज वर्कर्स आर एंट्रेंज्ड फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन नेचर। अब क्या होगा, वो एक व्यक्ति है, शराब पी के जा रहा है, अपने परिवार के साथ मिसबिहेव कर रहा है क्योंकि वो व्यक्ति नशे में है। वो नेचुरली तो है ही नहीं। नेचुरली अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। डाइवर्ट कैसे कर दिया गया है? उसे शराब पिलाकर। ओके, तो यही बात यहाँ पर मार्क्स ने बताने की कोशिश की है। देखिएगा, आप पॉलिटिकल थियरी के मतलब कि स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट आइडियोलॉजीज को पढ़ेंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल थियरी को पढ़ेंगे, फिलॉसफी को पढ़ेंगे। तो आप किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मत पकड़ कर बैठ जाइए कि भाई इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जो स्कॉलर है वो मस्त बोलते हैं। आपको ओपन माइंडेड रहना होगा, यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। इससे पहले हमने लिबरलिज्म जाना, तो लिबरलिज्म का मतलब ही टॉलरेशन था कि कुछ भी हो रहा है उसे होने दो क्योंकि समय के अनुसार बदलना है हमें। और यहाँ पर मार्क्सिज्म की बातें सुन रहे तो मार्क्सिज्म भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। क्रिटिसाइज क्यों किया गया था वो क्रिटिसिज्म में हम देखेंगे। तो हमें सभी आइडियोलॉजीज को लेकर, सभी जो पॉलिटिकल थियरीज है उनको लेकर ओपन रहना पड़ेगा। ओके,
स्टेट एंड रेवोल्यूशन इन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। अब स्टेट एंड रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आते हैं, रशियन रेवोल्यूशंस आते हैं, तो उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। मार्क्सिस्ट स्टेट थ्योरी स्टैंड्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब देखिएगा, लिबरलिज्म में हमने पढ़ा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, स्टेट की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहे थे। लेकिन अब मार्क्सिस्ट थियरी पता है क्या बोलती है? उनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से कोई मतलब नहीं है। मार्क्सिस्ट रिजेक्टेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ओके। व्यूइंग इट एज द हिस्टोरिकल फिक्शन डिजाइन टू लेजिटिमाइज क्लास रूल। तो मार्क्स क्या बोलते हैं, या मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो थी वो बनाई ही इसलिए गई थी ताकि ये जो क्लास रूल है ना, उसके द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसे इग्नोर किया जा सके, क्योंकि ऊपर हमारे ऊपर स्टेट आ जाएगा और स्टेट के लॉ के नाम पर हम पर अत्याचार किया जाएगा। तो मार्क्सिस्ट का ये मानना था। इंस्टेड दे अडॉप्टेड अ मैकेनिकल व्यू ऑफ स्टेट, प्रूविंग इट अरोज प्योरली आउट ऑफ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्क्स ने बोला कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये सब ऐसे ही है, ये सब कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचाने के लिए है। असली रेवोल्यूशन या फिर असली जो हम बोलते हैं ना कि शांति भरी अच्छी सी सोसाइटी वो होगी जहां पर वर्किंग क्लास आएगी और कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेगी और वो अपना स्थापत्य जमाएगी। एज मार्क्स एंजल्स फेमसली रॉट इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, the executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie। मतलब कि क्या है कि मॉडर्न स्टेट बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो कैपिटलिज्म है उनके जितने भी अफेयर्स है, जितने भी कार्य है वो मैनेज किए जा सके। इनका ये मानना था। पॉलिटिकल पावर इज सिंपली द ऑर्गेनाइज्ड टूल यूज्ड बाय द इकोनॉमिक क्लास। मतलब कि क्या है, पॉलिटिकल पावर किसके द्वारा यूज की जाती है? इकोनॉमिक क्लास के द्वारा, कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, टू सिस्टमैटिकली डोमिनेट अनदर, की दूसरे जो अदर क्लासेस हैं उन पर डोमिनेट की जाए, इसलिए पॉलिटिकल पावर बनाई गई है, स्टेट बनाई गई है, गवर्नमेंट बनाई गई है। मार्क्स का ये मानना था। देयरफॉर द लिबरल स्टेट कैन नेवर बी न्यूट्रल, कि भाई लिबरल स्टेट जो है वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बनाया ही कैपिटलिस्ट के द्वारा है और कैपिटलिज्म को ही सपोर्ट करेगा। इनका ये मानना था। टू एंड दिस एक्सप्लॉइटेशन द वर्किंग क्लास मस्ट डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस, कि भाई अगर आपको लिबरल जो आइडियोलॉजी है, लिबरल स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे डील करने के लिए आप यानी कि वर्किंग क्लास को क्लास कॉन्शियसनेस की जरूरत है, टू रियलाइज देयर यूनिवर्सल इनह्यूमन प्रेडिकामेंट एंड लॉन्च अ वायलेंट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टू क्रश द बोर्जुआ स्टेट अपार्टस। कि भाई अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर विरोध करना होगा, एक रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, वो भी वायलेंट रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, जिसको इन्होंने नाम दिया कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और इससे क्रश किसको किया जाएगा? इससे क्रश किया जाएगा कैपिटलिस्ट क्लास को इनिशियली। दिस लीड्स टू द ट्रांजिशनल सोशलिस्ट फेज, की अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ पर कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा, यहाँ पर सभी बराबर होंगे, एक सोशलिस्टिक स्टेट की ओर हम बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे स्टेट कंट्रोल करेगा जितना भी प्रोडक्शन है, कि भाई अगर कोई कार प्रोड्यूस की जा रही है तो कितनी प्रोड्यूस करनी है और कौन उसे खरीदेगा, कहाँ पर हॉस्पिटल सेटअप किए जाएंगे, कहाँ पर स्कूल होंगे, ये सब स्टेट देखेगा। इसके पीछे कोई भी अदर कैपिटलिस्ट पावर नहीं होगी। यहाँ पर फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, स्टेट जो है वो विदर अवे हो जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, स्टेट देखने को ही नहीं मिलेगा। और यहाँ से क्या होगा, एक अल्टीमेट कम्युनिज्म की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वेयर द ओल्ड बोर्जुइज सोसाइटी इज रिप्लेस्ड बाय एन इगैलिटेरियन एसोसिएशन, वेयर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल बिकम्स द एब्सोल्यूट कंडीशन फॉर द फ्री डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा कि कम्युनिज्म की ओर हम बढ़ जाएंगे और यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं होगा, कोई भी नौकर नहीं होगा और सब साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मार्क्सिस्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया था, और क्रिटिसाइज इस बेसिस पर किया जाएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्रिटिसिज्म वगैरह, तो क्रिटिसिज्म इसलिए किया गया था क्योंकि देखिएगा एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई, मान लीजिएगा एक खेत है। अब ये खेत अगर किसी व्यक्ति का है, इंडिविजुअल का है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल एफर्ट होता है जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के बारे में लॉक ने लिबरलिज्म के बारे में बोला,
तो वहां पर उन्होंने प्रॉपर्टी को कितनी इंपॉर्टेंस दी। तो अब एक व्यक्ति का अगर ये खेत होगा तो वो अपनी मेहनत करेगा यहाँ पर कि भाई अगर यहाँ से प्रॉफिट होगा तो अच्छी फसल होगी, तो अच्छी फसल से प्रॉफिट किसे होगा, प्रॉफिट होगा उसे, और अच्छी फसल होगी तो ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचेगा। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा खेत है जहां पर 50 लोग कार्य कर रहे हैं और इन 50 लोगों को कोई मतलब नहीं है कि अच्छी फसल हो या बुरी फसल हो, इनको सिर्फ डेली वेजेस से मतलब है जो इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि खेत भी गवर्नमेंट का और इनको फर्क नहीं पड़ता फसल अच्छी है या बुरी, प्रॉफिट ज्यादा है या कम। और तो यहाँ पर क्या होगा, ये 50 लोग अपने मन तन मन धन से कार्य नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ क्रिटिसाइज किया गया था मार्क्सिस्ट जो ट्रेडिशन था उसको। अब बात करते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट को हिंदी में कहा जाता है अराजकतावाद। द वर्ड एनार्की इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म एनार्कोस, मीनिंग क्या है, विदाउट रूल, कि भाई कोई भी रूल नहीं होना चाहिए, स्टेट ही नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये मानते हैं। while historically used as a negative label by elites to discredit protesters as agents of chaos and disorder। तो देखिएगा आप यहाँ पर क्या है कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है, एलिट्स जो है, इन्होंने एनार्किस्ट को किस रूप में देखा, इन्होंने देखा कि भाई ये जो एनार्किस्ट है वो क्या है, वो यहाँ पर केओस और डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं एक सोसाइटी में। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि स्टेट नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो भाई यहाँ पर कोई भी कुछ भी आके करके चला जाएगा। इसे इस तरीके से लेबल किया जाता है। लेकिन द टर्म वाज प्राउडली एम्ब्रेस्ड, कि इसे प्राउडली यूज किया गया था किसके द्वारा, बाय पायरे जोसेफ प्रूडॉन के द्वारा। उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, 1993 में लिखी गई थी ये बुक, दैट इज व्हाट इज प्रॉपर्टी, वेयर ही बोल्डली डिक्लेयर्ड आई एम एनार्किस्ट। तो पायर जोसेफ प्रूडॉन ने क्या बोला था अपनी बुक व्हाट इज प्रॉपर्टी 1993 में लिखी गई थी, उसमें उन्होंने बोला था आई एम एनार्किस्ट, कि मैं अराजकतावादी हूँ। एनार्किज्म इज एन अल्ट्रा रेडिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। एनार्किज्म क्या है, एक अल्ट्रा रेडिकल पॉलिटिकल फिलोसफी है जो मानती है कि स्टेट जो है वो एक एविल है। हमने क्या देखा था लिबरलिज्म में हमने देखा स्टेट इज ए नेसेसरी एविल। मार्क्सिज्म में देखा कि स्टेट क्या है, एक कठपुतली है किसके हाथों की, कैपिटलिज्म के हाथों की या कैपिटलिस्ट के हाथों की। एनार्किज्म में हम देख रहे हैं कि स्टेट जो है वो एक राक्षस के रूप में कार्य करता है जो एक्सप्लॉइट करता है, एविल के रूप में कार्य करता है जो एक्सप्लॉइट करता है किसे, लोगों को, एंटायरली अननेसेसरी, कि भाई स्टेट जो है वो अननेसेसरी एंड डिमांड करते हैं टोटल अबॉलिशन ऑफ ऑल लॉज गवर्नमेंट्स टू अचीव अनरिस्ट्रिक्टेड पर्सनल ऑटोनॉमी, कि भाई व्यक्ति को खुला छोड़ दो, वो अपने हिसाब से अपने निर्णय लेगा, उसे जो करना है करेगा, चाहे वो गन कल्चर को प्रमोट करे या कुछ भी करे। एनार्किस्ट का ये मानना था। The earliest philosophical statement of anarchism was produced by William Godwin in his Enquiry Concerning Political Justice 1793। तो विलियम गॉडविन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें उन्होंने फिलोसफिकल स्टेटमेंट दी थी एनार्किज्म को लेकर। वो बुक का क्या नाम था, कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, 1793 में ये बुक लिखी गई थी। एनार्किज्म occupies a unique place in theory. It has rarely captured national state power, with its closest historical success occurring during the Spanish Civil War, when anarchists successfully controlled Catalonia, setting up direct worker-led agricultural and industrial collectivities। अब यहाँ पर देखिएगा कि एनार्किस्ट जो ट्रेडिशन है वो सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल ट्रेडिशंस में माना जाता है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को देख लो, स्टेट से मेरा मतलब है कंट्री की गवर्नमेंट को देख ले, चाहे आप यूएसए की, यूके की, यूरोप की, इंडिया की, पाकिस्तान की, किसी भी गवर्नमेंट को देख लीजिए, वहां पर आप देखेंगे कि एक हद तक वहां पर डिक्टेटरशिप हो सकती है, या फिर कहे डिक्टेटरशिप बाय द वे इन कंट्रीज में नहीं है। अगर आपको डिक्टेटरशिप देखनी है तो साउथ कोरिया आप देख सकते हैं, हाल ही में एक एग्जाम्पल यही लगता है। चाइना को हम डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते, लेकिन एक ऑथोरिटेटिव स्टेट बोल सकते हैं हम, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी से प्रभावित है। तो यहाँ पर हम एनार्किस्ट स्टेट में पाते हैं कि भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई सभी को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में, कि कैसे कैटलोनिया में डायरेक्ट वर्कर लेड एग्रीकल्चर था। ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपकी एसओएल की बुक में दिया गया था, उसे मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड करवाया है। कोर थीम की बात करें एनार्किज्म में, तो एनार्किस्ट इज बिल्ट अपॉन मोरल रिजेक्शन, कि भाई मोरालिटी नाम का कोई
शब्द नहीं होता या फिर कोई थिंग नहीं होती मोरलिटी नाम की। ऑल पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑपरेटिंग एज एन आइडियोलॉजिकल मिड पॉइंट बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, कि या तो आप अल्ट्रा लिबरलिज्म में बिलीव करते हो कि एक्सट्रीम इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, या तो आप अल्ट्रा सोशलिज्म पर बिलीव करते हो कि कलेक्टिव सॉलिडेरिटी होनी चाहिए। इट्स फाउंडेशनल थीम्स इंक्लूड एंटी स्टेटिज्म। एंटी स्टेटिज्म से क्या मतलब है, इनका बेसिकली मानना था ये स्टेट के अगेंस्ट थे। एनार्किस्ट, कभी भी आपके सामने आए, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एनार्किस्ट के बारे में लिखो, तो आप सिंपल बोल दो एनार्किज्म इज अगेंस्ट स्टेट। ओके, तो अब बात करते हैं एंटी स्टेटिज्म की। तो यहाँ पर सेबेस्टियन फॉर्ड के द्वारा एक 4 वॉल्यूम का एनसाइक्लोपीडिया एनार्किस्ट लिखा गया था, जिसमें उन्होंने एनार्किज्म को डिफाइन किया था। इन्होंने सिंपली इसे डिफाइन किया था एज द एब्सोल्यूट नेगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, कि भाई अथॉरिटी का जो प्रिंसिपल है उसे हटा दिया इन्होंने। अथॉरिटी गिव्स वन पर्सन द राइट टू कंट्रोल अनदर, की अथॉरिटी क्या करती है, एक व्यक्ति को ये अधिकार दे देती है अथॉरिटी कि आप दूसरों के अधिकारों को कंट्रोल करो। अथॉरिटी ये करती है। विच ऑपरेशंस एंड डिसमिसेस ह्यूमन लाइफ, एनार्किस्ट व्यू द स्टेट एज ए कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म ऑफ लीगलाइज्ड ऑपरेशन। तो एनार्किस्ट जो है वो स्टेट को क्या मानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड अथॉरिटी है, लीगलाइज्ड ऑपरेशन है, कि अगर स्टेट आपके ऊपर कुछ भी करता है, चाहे आपको मतलब कुछ भी करता है, सजा दे, कुछ भी करे, तो उसे लीगल माना जाएगा, क्योंकि स्टेट इज ए लीगलाइज्ड ऑपरेशन। ओके, तो एनार्किस्ट का ये मानना था। जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि वेल्दी और प्रोपर्टाइड एलिट जो है वो अपने हिसाब से स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रोडॉन ब्रिलियंटली समराइज्ड to be governed is to be watched over, inspected, spied on, directed, legislated, regimented by creatures that have neither the right nor the wisdom nor the virtue। तो यहाँ पर जो प्रोडॉन है उनके द्वारा क्या बताया गया पता है, उन्होंने बोला कि अगर आप किसी के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है, कोई स्टेट है जो आपको गवर्न कर रही है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उनका कुछ लेना देना ही नहीं है आपसे, फिर भी आप उनकी जो बातें हैं उसे फॉलो कर रहे हैं। फिर बात आती है यूटोपियनिज्म की। यूटोपिया का मतलब बेसिक सा मतलब होता है जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है, बिना हाथ पैर की बात भी बाकी मतलब बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट बातें। तो एनार्किस्ट कंप्लीटली रिजेक्ट हॉब्सियन व्यू दैट ह्यूमन नेचर इज नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो हॉब्स जो थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि ह्यूमन नेचर जो है वो नेस्टी है, मतलब कि लालची है, ब्रिटिश है एंड शॉर्ट है। कि भाई मान लीजिएगा अगर किसी व्यक्ति को 500 रुपये पर डे मिल रहा है, तो उसको अगर कहीं 5000 पर डे मिलता है तो वो छोड़ देगा काम और 5000 पर डे के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। एक बेसिक सा मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस चीज को रिजेक्ट किया गया था एनार्किस्ट के द्वारा। इंस्टेड उनका मानना था कि इन द नेचुरल कोऑपरेटिव गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी दे आर्ग्यू दैट अ हार्मोनियस सोशल ऑर्डर डज नॉट नीड अ कोऑर्सिव स्टेट। तो एनार्किस्ट का क्या मानना था कि अगर आपको साथ में रहना है, एक साथ रहना है, तो वहां पर आपको किसी प्रकार के कोऑर्सिव स्टेट की जरूरत नहीं है, जहां पर स्टेट आप पर बल का प्रयोग करे, कानून का प्रयोग करे। इट विल अराइज नेचुरली, कि ये अपने आप आएगा, नेचर में, प्रकृति में ये एग्जिस्ट करता है, स्पॉन्टेनियसली आएगा ये। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रीजनेबली नॉलेजेबल है एंड उनके अंदर सोशल सॉलिडेरिटी है, यानी कि एकता है, जिससे वो किसी भी ऐसे प्रकार के कोर्जन का विरोध कर सकते हैं। एंटी क्लैरिकलिज्म, जस्ट एज दे डिस्पाइज द स्टेट, एनार्किस्ट अपोज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। वो मतलब एनार्किस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ भी बोलते हैं। दे आर्ग्यू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पावरफुल गॉड डिमांड्स अनकंडीशनल अनक्वेश्चन सबमिशन, कि जितने भी पावरफुल रिलीजन या फिर गॉड है वहां पर क्या है, उनके फॉलोवर से एक ही बात बोली जाती है कि आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि आप गॉड से कोई कंडीशन रखो या फिर कोई क्वेश्चन करो। यहाँ पर आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा क्लैरिकलिज्म के सामने, विच कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल फ्री विल एंड पर्सनल ऑटोनॉमी। तो इंडिविजुअल फ्री विल और पर्सनल ऑटोनॉमी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर बात आती है इकोनॉमिक फ्रीडम की। एनार्किस्ट व्यू पॉलिटिकल पावर एज इकोनॉमिक वेल्थ एज इनसेपरेबल। तो एनार्किस्ट क्या मानते हैं कि अगर किसी के पास पॉलिटिकल पावर है तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है कि
इकोनॉमिक वेल्थ भी होगी, एनार्किस्ट का मानना था। मिखेल बुकिनिन जो थे वो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं एलिट ग्रुप ऑफ एक्सप्लॉइटर्स एंड मैसिव मेजॉरिटी ऑफ एक्सप्लॉइटेड वर्कर, कि भाई कुछ है जो बहुत पैसे वाले हैं, एलिट ग्रुप है, पॉलिटिशियन है या फिर कोई भी हो सकता है, और दूसरा है जो मैसिव ग्रुप है जो एक्सप्लॉइट जिनको किया जा रहा है इन एलिट ग्रुप के द्वारा। ये आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिज्म मस्ट बी डिस्ट्रॉय, कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद जो है वो डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए अलोंग विद द स्टेट, कि स्टेट और कैपिटलिज्म दोनों डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए क्योंकि वो क्या है, वो एविल है। देन प्रिवेंट द कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रिविलेज, कि अगर आप एक व्यक्ति का प्रिविलेज बचाना चाहते हैं तो आपको इन दो चीजों को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब ब्रांचेस ऑफ एनार्किज्म की अगर हम बात करें तो एनार्किज्म में कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म, जिसे सोशल एनार्किज्म के नाम से भी जाना जाता है, उसमें एनार्को सिंडिकलिज्म आता है। ये रशियन एनार्किस्ट मिखेल बुकिनिन के द्वारा चैंपियन या फिर एस्टेब्लिश किया गया था। ये स्कूल डिमांड करती है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, भाई यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी और साथ ही साथ स्टेट होना ही नहीं चाहिए। ये फेवर करती है कलेक्टिव ओनरशिप को, डायरेक्ट मैनेजमेंट को, कि भाई जो पब्लिक एज ए सेल्फ है, पब्लिक ही सब मैनेज करे, पब्लिक ही ओन करे द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जितनी भी फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्रीज है, वो सब पब्लिक यानी कि कम्युनिटी मैनेज करे। डेमोक्रेटिक सिंडिकेट्स, ट्रेड यूनियंस वगैरह को मैनेज करे। बुकिनिन एडवोकेटेड फॉर रेवोल्यूशनरी वर्कर ग्रुप टू वायलेंटली ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। अब यहाँ पर क्या है कि भाई आओ और वायलेंटली ही ओवरथ्रो कर दो, उखाड़ के फेंक दो कैपिटलिज्म को, पेइंग वर्कर बेस्ड ऑन एग्जैक्ट टाइम दे कंट्रीब्यूट टू द मतलब कि प्रोडक्शन, कि भाई वर्कर को उतना पे करो जितना वो कार्य करता है, अगर वो ज्यादा कार्य करता है तो उसे ज्यादा पे करो, इनका ये मानना था। फिर आते हैं कम्युनिस्ट एनार्किज्म, जिसे एनार्को कम्युनिज्म भी बोलते हैं, लेड बाय थिंकर्स लाइक पीटर क्रोप्टकिन एंड एमा गोल्डमैन। This branch visualize a free society organized into self-governing communes, कि भाई कुछ लोग साथ में आए, उन्होंने एक बॉडी बनाई जो सेल्फ गवर्निंग है, लाइक वॉलेंट्री फेडरेशन। दे रिजेक्ट बोथ कैपिटलिज्म एंड मॉसी सिस्टम एंटायरली, तो ये कैपिटलिज्म और स्टेट को रिजेक्ट करते हैं और एडवोकेट करते हैं फ्री एक्सेस टू रिसोर्सेज बेस्ड ऑन नीड रादर देन लेबर आवर्स, कि भाई जिसको जितनी नीड है उसके हिसाब से उसे दिया जाए, ना कि वो कितने घंटे कार्य कर रहा है। ऑपरेटिंग ऑन डायरेक्ट कॉमन कंसेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई सभी लोगों के कंसेंट्स के हिसाब से। फिर बारी आती है इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म या फिर लिबर्टेरियन एनार्किज्म। तो ये जो स्कूल है वो इंडिविजुअल या फिर एब्सोल्यूट इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करती है एंड नेगेटिव लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस करती है। नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। वार्निंग दैट एनी कलेक्टिव सिस्टम कैन टर्न इनटू टायरेनी ओवर द सेल्फ, कि भाई कोई भी सिस्टम है वो टायरेनी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। ईगोइज्म पर बात करते हैं। अब ईगोइज्म का क्या मतलब है, मैक्स स्टाइनर जो है उनके द्वारा एक टेक्स्ट, रेडिकल टेक्स्ट लिखा गया था जिसमें इन्होंने प्रपोज किया था एक्सट्रीम वर्जन ऑफ ईगोइज्म। इन्होंने आर्ग्यूमेंट दी कि भाई एक इंडिविजुअल जो है उसके पास राइट है जो मर्जी वो करना चाहे और जो मर्जी वो डिजायर करता है करने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता, ना गॉड, ना स्टेट, ना मोरालिटी, ना सोशल ड्यूटी, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। फिर आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है वो पायरे जोसेफ प्रूडोन के द्वारा क्रिएट किया गया था, जिसमें ये बताया गया म्यूचुअलिज्म जो है इंडिविजुअल और सोशल एनार्किज्म के मध्य यानी कि बीच में आता है। तो इट अलाउज इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स टू ओन देयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई एक इंडिविजुअल भी और कम्युनिटी दोनों ही अपना जो प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो ओन कर सकता है। लेकिन ये डिमांड करता है फेयर मार्केट का, ट्रेड सिस्टम का, बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, एंश्योरिंग वर्कर रिसीव देयर एंटायर रिजल्ट ऑफ देयर लेबर, कि जो जितना कार्य करता है उस हिसाब से उसे मिलना चाहिए। फिर बात आती है एनार्को कैपिटलिज्म की, जिसमें हम फ्री मार्केट एनार्किज्म के बारे में जानते हैं। तो अ रेडिकल विंग है लिबर्टेरियनिज्म की, जो अटेम्प्ट करता है एनार्किज्म को लिबरलिज्म में मर्ज करने का, टू विद प्योर लेजेस फेयर। अब लेजेस फेयर का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्रोमोटेड बाय मोरी रॉथबर्ड। यहाँ पर क्या डिमांड किया गया था, एब्सोल्यूट abolition of the state, arguing that all public services including law enforcement, court, national defense should be provided by private
competing businesses in completely unregulated free market, कि भाई जितने भी तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए, वो एक प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। फिर आता है एगोरिज्म। एगोरिज्म क्या है? सैमुअल एडवर्ड कॉनकिन थर्ड के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था बेस्ड ऑन रॉथबर्ड्स आइडिया। दिस स्ट्रेटेजी सीक्स टू अचीव स्टेटलेस वॉलंटरी सोसाइटी, किसके द्वारा? बाय पासिंग द स्टेट एंटायरली थ्रू अ पीसफुल काउंटर इकोनॉमी अंडरग्राउंड अनटैक्स्ड फ्री मार्केट, की भाई सभी लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, नो स्टेट नो प्रॉब्लम, कोई टैक्स आपको नहीं भरना, आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई। अब क्या बचा है? कोई रास्ता है एनार्की के लिए या एनार्किज्म के लिए, एनार्किस्ट के लिए? तो देखिए, अब बीइंग एंटी पॉलिटिकल एनार्किस्ट रिजेक्ट कन्वेंशनल इलेक्शंस, कि भाई एनार्किस्ट जो है वो इलेक्शन का भी विरोध करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का भी विरोध करते हैं। तभी तो आप नहीं देखते कि कोई एनार्किस्ट गवर्नमेंट आपको बनती दिख रही है कहीं पर भी। ये क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को परस्यू करते हैं, जैसे कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस, डायरेक्ट एक्शन, की भाई कोई प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को वायलेंट कर दिया और जाकर सब लूटपाट मचा दी और अपने हिसाब से कोई गवर्नमेंट को बनने ही नहीं दी। अगर बनेगी तो दोबारा ऐसे ही हम स्पॉन्टेनियस मास रेवोल्ट करेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे। एनार्को सिंडिकलिस्ट डायरेक्ट एक्शन की, भाई इकोनॉमिक बाइकआउट करो, इंडस्ट्रियल सपोर्टेज करो एटसेट्रा, ये सारे रेवोल्यूशनरी वायलेंस या फिर डायरेक्ट एक्शन है। फिर आता है नॉन वायलेंस या पैसिफिज्म। तो इसमें देखिएगा गांधी जी को भी एनार्किस्ट बोला गया है, लेकिन वो नॉन वायलेंस के सेंस में बोला गया। यहाँ पर क्या था? कन्वर्सली इंडिविजुअलिस्टिक एनार्कीज लाइक गॉडविन एंड प्रोडॉन व्यूड वायलेंस एज ए मोरली अबोरेंट, की भाई वायलेंस जो है वो मोरली ठीक नहीं है। दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द रेडिकल नॉन वायलेंस नोवेलिस्ट लाइक लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी। जो प्रोडॉन है उनका जो इंस्पिरेशन कौन था? लियो टॉल्स्टॉय और गांधी जी, जिन्होंने इंडिया को लिबरेट किया सत्याग्रह के रूप में, सत्याग्रह की सहायता से, ट्रूथ फोर्स की सहायता से, प्रूविंग दैट नॉन वायलेंस रिस्पेक्ट्स ह्यूमन बीइंग एज मोरल ऑटोनोमस क्रिएचर्स। कंजर्वेटिव ट्रेडिशन की अगर बात करें हम, तो आप आई होप कि आपको एनार्किस्ट समझ आ गया होगा। अब ये लगभग 10-15 मिनट की और वीडियो है एंड देन लास्ट में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडिशन की। तो कंजर्वेटिव आपको नाम से ही नहीं पता चल रहा कि कुछ ना कुछ कंजर्व करने की बात करें। तो कंजर्वेटिज्म इज ए पॉलिटिकल टर्म वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय वेस्ट टू डिस्क्राइब एन आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस टू रेडिकल सिस्टमेटिक चेंज, की भाई वेस्ट के द्वारा इसे ये जो कंजर्वेटिव टर्म है इसे पॉपुलराइज्ड किया गया था। किस लिए किया गया था? टू डिस्क्राइब एन आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस, की जो आइडियोलॉजिकल विरोध था उसको डिस्क्राइब करने के लिए, रेडिकल सिस्टमिक चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए। मोस्ट नोटेबली फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसे यूज किया गया था। इन द यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव्स बिकेम स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड, टॉरी पार्टी के नाम से इसे जाना गया यूके में। एट इट्स हार्ट कंजर्वेटिज्म stems from the deep defensive desire to conserve the existing social order, कि भाई जो हमारे जो ट्रेडिशंस है, सोशल ऑर्डर है, हायरार्कीज है, वो सब जो चलता आ रहा है इंस्टीट्यूशंस वगैरह, उसे चलने दो, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन की तो खासकर कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होंगे। द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन इज एडबर्न बर्केज रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? रिफ्लेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790, एडबर्न बर्क के द्वारा। बर्क एक्सप्रेस्ड प्रोफाउंड हॉरर एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रेंच एंशिएंट रिजाइम, की फ्रेंच की भाई जो एंशिएंट रिजाइम थी उसे आपने किस तरीके से गिरा दिया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत विरोध किया था एडमंड बर्क ने। व्यूइंग इट एज ए कैटास्ट्रोफिक असॉल्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसे एक बहुत बुरा असॉल्ट माना गया था ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि आप एक सिविलाइजेशन को, एक कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका विरोध करते हैं कंजर्वेटिव्स। ओके, देन कम्स व्हाइल यूरोपियंस कॉन्टिनेंटल कंजर्वेटिव रिमेन हाईली ऑथोरिटेरियन well into the 20th century, British conservatism adopt a flexible approach based on principle of change to preserve, कि भाई जो यूरोपियंस थे वो मानते थे कि भाई नहीं, जो चलता आ रहा है उसे चलने दो यार, डोंट चेंज एनीथिंग, व्हाटएवर इज देयर लेट इट बी देयर। बट यूके का जो था कंजर्वेटिज्म या फिर ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म, वो थोड़ा डिफरेंट था। वो था कि चेंज टू प्रिजर्व, कि भाई प्रिजर्व करने के लिए हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा।
कंजर्वेटिज्म इज हाईली रेजिलियंट बिकॉज इट इज इंटेलेक्चुअली मोडेस्ट. इंटेलेक्चुअली क्या है, मोडेस्ट है. ये प्रेफर करती है टू व्यू इटसेल्फ एज ए प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ माइंड रादर देन रिजिडली डॉगमेटिक आइडियोलॉजी. तो यहाँ पर देखिएगा कंजर्वेटिज्म क्या है, प्रैक्टिस टू स्टेट, मतलब कि ये अपने आप को ओपन माइंडेड मानते हैं, रिजिड डॉगमेटिक आइडियोलॉजी के रूप में नहीं देखते. तो यहाँ पर कोर थीम क्या है, ट्रेडिशन. तो प्राइमरी पिलर क्या है कंजर्वेटिज्म का, कि भाई अपने जो ट्रेडिशन है, टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है, कि चाहे वो रिलीजियस फेथ है, सोशल कस्टम है, मोनार्किकल इंस्टीट्यूशंस है, उनको बचाए रखना है, उनको सेव करना है. एडमंड बर्क एक्सप्लेन दैट सोशल ऑर्डर इज शेप्ड बाय लॉ ऑफ आवर क्रिएटर, कि हमारे जो क्रिएटर है उनके द्वारा लॉ सोशल ऑर्डर को शेप किया गया है. डिस्क्राइबिंग सोसाइटी एज ए सेक्रेड पार्टनरशिप बिटवीन दोज हु आर लिविंग एंड दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न, की ये जो सोसाइटी है, ये कम्युनिटी है, ये जो पार्टनरशिप बनाई गई है वो बहुत ही पवित्र है. पवित्र कैसे है, ये बनाई गई थी उनके द्वारा जो पहले जीवित थे उनके लिए जो अभी जीवित है, और ये जो अभी जीवित है वो बना रहे हैं इस पार्टनरशिप को जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए. तो इस ट्रेडिशन को यहाँ पर रिपोजिटरी और एंसेंस्ट्रल विजडम के रूप में देखा गया. इफ एन इंस्टीट्यूशन हैज सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशंस चले आ रहे हैं पास्ट से लेकर अभी तक और अभी भी चले ही जा रहे हैं, तो इन्होंने कितनी सारी वॉर्स, कितने सारे रेवोल्यूशन, कितने सारे किंग्स को टेस्ट किया. टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस को आप एकदम से कैसे चेंज कर सकते हैं. इट possesses structural utility and must not be tempered by the radical reformers, कि भाई इसके अंदर जो है वो यूटिलिटी है, स्ट्रक्चरल यूटिलिटी है, और एकदम से आप रेडिकल रिफॉर्मर्स की बात सुन के सब कुछ बदल देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये इनका मानना था. ह्यूमन इम्परफेक्शन की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव्स लुक एट द ह्यूमन नेचर थ्रू अ हाईली पेसिमिस्टिक लेंस. तो ह्यूमन नेचर को कैसे देखते हैं, पेसिमिस्टिक लेंस से देखते हैं. ये यूटोपिक लिबरल व्यू को रिजेक्ट करते हैं कि भाई ह्यूमन रीजनेबल है और नॉलेजेबल है. ह्यूमन बीइंग जो है वो साइकोलॉजिकली लिमिटेड है, डिपेंडेंट है, सिक्योरिटी सीकिंग है, कि भाई इनको कहीं ना कहीं डर है कोई आके मुझ पर अटैक ना कर दे. इनको फियर है कि ये आइसोलेशन में ना चले जाए, सोसाइटी से दूर ना चले जाए, इंस्टेबिलिटी ना हो जाए इनकी लाइफ में. अक्सर आप सोचते होंगे कि आपके नज़दीक आपके जो नियरेस्ट और डियरेस्ट है वो आपसे दूर ना चले जाए. तो ह्यूमन जो है वो इनसिक्योर है, इनका ये मानना है. फर्दरमोर दे फॉलो अ हॉबिसियन व्यू. ह्यूमन आर नेचुरली सेल्फिश, ग्रीडी एंड ड्रिवन बाय वायलेंट इम्पल्स. तो ये जो कंजर्वेटिज्म है उनमें हॉब्स को फॉलो किया गया कि भाई ह्यूमन जो है ब्रिटिश है, सेल्फिश है, नेचुरली ग्रीडी है, कि लालची है, उनको जहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा वहाँ चला जाएगा, वायलेंट इम्पल्स के थ्रू. Therefore, strict social order and law are absolutely required, कि भाई सोशल ऑर्डर और कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि these dark impulses in check, कि भाई जो ये एकदम रेवोल्यूशन किया जाएगा, कोई भी आके कुछ भी कर देगा, उनको ध्यान में रखते हुए हमें कानून की आवश्यकता है. ह्यूमन इंटेलेक्ट इज फार टू लिमिटेड टू अंडरस्टैंड दैट मैसिव कॉम्प्लेक्सिटी, कि ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है उसे हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, मैसिव है. वर्ल्ड को देखें तो हम ह्यूमन चॉइसेस मस्ट बी सेफली एंकर्ड इन नोन ट्रेडिशन, की आपके जो नॉलेजेबल नोन ट्रेडिशन है उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए, लॉज बनाइए. ऑर्गेनिक सोसाइटी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देखिए जो ह्यूमन है बेसिकली इज ए सोशल एनिमल. एरिस्टोटल के द्वारा बोला गया था ह्यूमन इज ए सोशल पॉलिटिकल एनिमल. तो ह्यूमन जो है वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता. इट इज़ ए कम्युनिटी जो ह्यूमन को एक मतलब देती है अपनी ज़िंदगी का, कि भाई ज़िंदगी का क्या मतलब है, इनका ये मानना था. फ्रीडम जो है वो लिबरल राइट नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल को अकेला छोड़ दो, वो अपने हिसाब से जी लेगा. तो कंजर्वेटिज्म का ये मानना था कि भाई जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है या फिर जो विलेज इंस्टीट्यूशंस है ये बनाए गए हैं टू प्रिजर्व इंडिविजुअल के लिए ही बनाए गए हैं. ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, नेचुरल सोशल लॉज वगैरह. प्रॉपर्टी ओनर एंड फैमिलीज आर बाउंड टुगेदर बाय ऑर्गेनिक सोसाइटी, कि ये जो फैमिलीज है, प्रॉपर्टी ओनर है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि एक ऑर्गेनिक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है. अगर आप उनको ही हटा दोगे तो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म बचेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट एंड द सोशल बॉडी ओनली स्टे हेल्दी इन एवरी यूनिक ऑर्गन फुलफिल इट्स नेचुरल असाइंड ड्यूटी विदाउट कंप्लेनिंग.
तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिस्ट है उनका मानना है कि होल इज प्रायर टू द पार्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल को आप इम्पोर्टेंट मान रहे हो लेकिन आप कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हो, और उनका मानना था कि कम्युनिटी इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। और आप अगर कम्युनिटी को इग्नोर करते हो एक इंडिविजुअल के लिए तो आप पूरे ही इंडिविजुअल कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हो और उनको हार्म कर रहे हो, क्योंकि दिस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ग्रो नेचुरली, ये नेचुरली ग्रो होता है, सेंचुरीज से ये ग्रो होता आया है और ये सेफली रीडिजाइन नहीं किया जाता है एकदम से ह्यूमन सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, कि भाई कोई व्यक्ति आया और वो अपने विचार रखता है कि स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हायरार्की और अथॉरिटी की अगर बात करें तो इनइक्वालिटी जो है वो अनअवॉइडेबल है, नेचुरल एस्पेक्ट है हर एक सोसाइटी के, ह्यूमन सोसाइटी के बेसिकली। तो इनको अचीव करना एक जेन्युइन सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी इज डेंजरस मिथ, कि कभी भी आप एक इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप कोई एक ऐसा स्टेट बता दो जहां पर कंप्लीटली ये सारी चीजें देखी गई है। Therefore, achieving genuine social or economic equality is dangerous myth. While liberals view inequality as a compromise based on differing talents, conservatives look at it as a positive requirement for stability. तो यहाँ पर जो मतलब लिबरल्स थे इनइक्वालिटी को बुरा मान रहे थे, लेकिन जो कंजर्वेटिव है वो मान रहे हैं कि भाई एक सोशल और स्टेबिलिटी के लिए इनइक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी जो है वो नेचुरली क्लियर डिवीजन में बटी हुई है, तो सम लीड अदर्स टू फॉलो अ क्लियर एंड गुड सोसाइटी, की कुछ लोग होंगे जो रूलर्स होंगे और कुछ होंगे जिन पर रूल किया जाएगा। सम मस्ट मैनेज वाइल अदर्स परफॉर्म मैनुअल लेबर, की कुछ को मैनेजमेंट का कार्य अच्छा आता होगा तो कोई लेबरियस होंगे, कोई लेबर का कार्य अच्छा करेगा। तो अथॉरिटी इज नॉट समथिंग क्रिएटेड बाय अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, की अथॉरिटी जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं आई, ये इम्पोज्ड है, नेचुरली बनी है। कहाँ से? फ्रॉम अबव, गॉड के द्वारा बनाई गई है। जैसे अथॉरिटी ऑफ ए फादर ओवर अ चाइल्ड की नेचुरल है ये भी, कि आपके पिता की आप पर अथॉरिटी है, ये एक नेचुरल अथॉरिटी है। ये आपको गाइडेंस, स्टेबिलिटी, क्लियर सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है। विजडम टू मेक्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल चॉइसेस, जिसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चरल चॉइसेस है वो ले पाए। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप इज हाईली प्राइज्ड बाय कंजर्वेटिव, की प्राइवेट ओनरशिप है प्रॉपर्टी की तो वो ज़्यादा ही अच्छी है। ऑफरिंग डीप साइकोलॉजिकल बेनिफिट, की एक व्यक्ति अपना एफर्ट डालेगा फिर उसे प्रॉपर्टी को गेन करेगा। बियॉन्ड रिप्रेजेंटिंग हार्डवर्क एंड पर्सनल मेरिट, प्रॉपर्टी गिव्स सिटीजन लिटरल स्टेक इन सोसाइटी, की फिर जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसकी आप देखते हैं थोड़ी बहुत इज्जत भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। ड्राइविंग देम टू रिस्पेक्ट द लॉ, कि भाई प्रॉपर्टी होगी तो एक सिविक सेंस जो होगा वो अच्छा होगा एंड लॉ को फॉलो करेगा, ऑर्डर को सपोर्ट करेगा, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा और केओस से दूर रहेगा। अब कंजर्वेटिज्म में टाइप्स की बात करें तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आता है ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिव, तो प्रोमिनेंट है यूरोप में क्या है ये ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। दिस स्कूल डिमांड्स एब्सोल्यूट अनक्वेश्चन सबमिशन टू द सेंट्रल रूलर, कि भाई सरेंडर कर दो आप अपने रूलर पर, अपनी गवर्नमेंट पर, अथॉरिटी पर। थिंकर लाइक जोसेफ डे माइटर इन हिज टेक्स्ट, उनके द्वारा कौन सी बुक ली गई थी? ड्यू पेप, fiercely defended the absolute power of the French monarchy, तो यहाँ पर ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिव जो है वो मोनार्की को डिफेंड करते हैं और आर्ग्यू करते हैं दैट अर्थली रूल मस्ट बी बैक्ड बाय द सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द पॉप टू प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम कोलैप्सिंग इनटू chaotic ऑपरेशन, कि भाई जो पॉप है उनको किसके द्वारा भेजा गया है? गॉड के द्वारा भेजा गया है, और गॉड जो अथॉरिटी प्रिपेयर कर रहा है उसे सभी को फॉलो करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को कोलैप्स होने से बचाएगा और हमारे ऊपर जो अत्याचार होंगे उनसे भी बचाएगा। सिमिलरली इन 19th century रशिया, Tsar Nicholas enforced this via the state principle of orthodoxy, autocracy and nationality, तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी, ऑटोक्रेसी एंड नेशनैलिटी के थ्रू सार ने इसे इम्पोज किया था। कहाँ पर? रशिया में। फिर आता है पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म, ये इंस्पायर्ड था एडमंड बर्के के एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन से।
ये स्टाइल जो है प्रेगमेटिक है, कॉशियस है एंड मॉडेस्ट है, एक्सेप्ट करता है कि स्टेट मस्ट अडेप्ट थ्रू ग्रेजुअल चेंज, कि भाई थोड़े थोड़े बदलाव होना चाहिए सर्वाइवल के लिए। वन नेशन कंजर्वेटिज्म पर फोकस करता है। ये किसके द्वारा मतलब कि इस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। उनकी नॉवल कौन सी थी? नॉवल थी सेबिल, 1845 में लिखी गई थी। एंड एक दूसरी नॉवल थी कैनेक्स बाय, जो 1844 में लिखी गई थी। ये स्कूल रिएक्ट करता है अगेंस्ट इंडस्ट्रियल डिवीजन ऑफ ब्रिटेन इनटू टू हॉस्टाइल नेशंस, कि भाई रिच और पुअर जो है उसे मत बांटो आप। डिज़रायली वार्न्ड दैट एक्सट्रीम इंडिविजुअल ग्रिड वुड ट्रिगर अ वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन, कि अगर आप इंडिविजुअल ग्रिड को देखें तो एक रेवोल्यूशन होगा वर्किंग क्लास का, आप डिवाइड मत करो रिच और पुअर में। टू प्रिवेंट दिस ही यूज्ड प्रिंसिपल ऑफ नोब्लेस ऑब्लिज, arguing that wealth and privilege carry a moral paternalistic obligation to provide social safety, कि अगर आपके पास पैसे आ गए तो आप गरीबों के लिए कुछ करो, कि उनको यूनाइट करो, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ करो, जहाँ पर वन नेशन की एक भावना आए उनके बीच। फिर क्रिश्चियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई थी। कंजर्वेटिव पार्टीज इन वेस्ट जर्मनी एंड इटली अबेंडन ऑथोरिटेरियनिज्म, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? कंजर्वेटिव पार्टी जो वेस्ट जर्मनी में थी उन्होंने छोड़ दिया ऑथोरिटेरियनिज्म इन फेवर ऑफ कैथोलिक सोशल ट्रेडिशन। दे सपोर्टेड डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिज्म, यानी कॉर्पोरेटिज्म को सपोर्ट किया, डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिज्म को सपोर्ट किया। उन्होंने इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा कि इनको चर्च को, बिजनेस ग्रुप को, ट्रेड यूनियंस को और वाइटल पार्टनर्स के रूप में देखा कि ये सोशल हार्मनी को प्रमोट कर रहे, इकोनॉमिक कंपटीशन को प्रमोट कर रहे। फिर आते हैं लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फ्री मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है लिबर्टेरियनिज्म के साथ और सोशल कंजर्वेटिव वैल्यू के साथ। ये डिमांड करता है मैक्सिमम इकोनॉमिक फ्रीडम, मिनिमल स्टेट रेगुलेशन के बारे में, लेजिस्फेयर कैपिटलिज्म के बारे में, और साथ ही साथ रिजेक्ट करता है लिबरल सोशल इंजीनियरिंग को बाय यूजिंग ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन, की भाई ये ज़्यादा फोकस करता है कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन पर, सच एज चर्च, न्यूक्लियर फैमिली, कि भाई एक साथ जो सारे परिवार रहते हैं, स्ट्रिक्ट एजुकेशन और पर्सनल मोरालिटी, डिसिप्लिन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अब न्यू राइट की अगर बात करें तो ये डेवलप किया गया था 20th सेंचुरी में, लेट 20th सेंचुरी में, अंडर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ रोनाल्ड रेगन। यूएसए और मार्गरेट थैचर, रेगनलिज्म और थैचरिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो, यूके में एंड यूएस में से डेवलप किया गया था। ये स्कूल जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी रेडिकल शिफ्ट को, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिक फिलोसफीज लाइक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिकल थियरी थी उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इट्स कोर एकेडमिक कॉन्सेप्ट वर फॉर्मुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट लाइक फ्रेडरिक हेयर, मिल्टन फ्रीडमैन। अब फ्रेडरिक हेयर जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी द रोड टू सर्फडम 1944 में। प्रीवियस जो आपके असेसमेंट हुए थे उसमें ये बुक के बारे में पूछा गया था। और एक बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में लिखी गई थी। हेग ने लॉन्च किया था ब्लिस्टरिंग अटैक अगेंस्ट स्टेट सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक सेंट्रल प्लानिंग, प्रूविंग इट लीड्स टू डायरेक्टली टू टोटलिटेरियनिज्म। तो हेग ने क्या कहा था कि आप अगर अटैक करते हैं स्टेट सोशलिज्म पर, इकोनॉमिक पर, तो ये टोटलिटेरियनिज्म की तरफ आपको ले जाएगा। हाउएवर उन्होंने एक कंजर्वेटिव एज को मेंटेन किया था बाय स्टेटिंग दैट फ्री मार्केट प्रोसेस कैन ओनली फंक्शन इफ एंकर्ड इन ट्रेडिशनल मोरल एनवायरनमेंट, कि भाई फ्री जो मार्केट है वो तभी चल सकती है जब इसे ट्रेडिशनल मोरल एनवायरनमेंट में चलाया जाए। मिल्टन फ्रीडमैन की अगर बात करें तो चैलेंज पोस्ट वॉर केनिशियन कॉन्सेंसस, केनिश की जो थियरी थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। बाय एनालाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन को एनालाइज किया और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टेब्लिश किया न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे नायरू के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एक बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी फुल फॉर्म है। प्रूविंग दैट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज एंटायरली फ्रिक्शनल, कि भाई जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल है। फ्राइडमैन आर्ग्यूड दैट ट्रेड यूनियन पावर आर्टिफिशियली इन्फ्लेट्स वेजेस एंड डिस्टॉर्ट्स द लेबर सप्लाई,
कि भाई ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं अपने आप डिस्टॉर्ट करते हैं प्राइस और लेबर सप्लाई को भी डिस्टॉर्ट करते हैं, तो ये प्रिवेंटिंग द अनएम्प्लॉयड फ्रॉम वर्किंग एट कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट्स। देयरफॉर the new right targeted the destruction of trade union power to allow the free market to achieve optimum। अब ये समरी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा पीडीएफ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप वहीं से पढ़ेंगे। एंड कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 4th यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड अगर आपका कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट योर कमेंट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।